Okay, so welcome back to the class. Okay, so as you people are new to the format, let me tell you there is a thing which is called as ethic. ठीक है, एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं एथिक्स. समझे? जब भी कोई आपका स्वागत करे तो आप उसका धन्यवाद करें. समझे कि नहीं? ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाइक कोई आपको बोला कि आइए घर में बैठिए ना, अरे नहीं ठीक, बाहर रहेंगे, बुलाइए ना रमेश वक्त. ठीक है, इट शुड नॉट बी डन लाइक दैट. ऐसा जो एकदम ढोंड टाइप का जो बच्चा है ना, वो अभी क्लास 10 में है, वो लोग को कितना अच्छा से बता दो बाबू ऐसे करना चाहिए वैसा करना चाहिए, वो लोग कुकुर का पूंछ है. ठीक है, जितने भी बच्चे हैं अभी 10th में, सब के सब, कोई एगो नहीं, सब. तो आई वुड से कि आप लोग इंसान बन के 10th तक पहुँचे, है कि नहीं? चलिए, बहुत बेहतरीन. सो वेलकम बैक टू द क्लास अगेन. आई होप कि यू पीपल आर फाइन एंड डूइंग प्रिटी वेल एंड गुड. ठीक है, आज से हमारा नया सेशन शुरू होने वाला है फॉर क्लास 8th, राइट? ओके, क्लास 8th का हमारा नया सेशन शुरू होने वाला है एंड टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विथ मैथमेटिक्स. ठीक है, जिनके पास बुक्स हैं वो अपना बुक जो है वो कुछ दिन के लिए रख सकते हैं. मीनिंग टू से आप लेकर आइएगा, बट कोई उतना खास लोड होगा नहीं. ठीक है, बिकॉज कि जो है अभी हम जब तक सभी को अवेलेबल नहीं हो जाते तब तक विल गो थ्रू NCERT सो दैट कि सभी कोई यूनिफॉर्म वे में चले. ठीक है, मेरा मोटिव है यूनिफॉर्म वे में चले, ही नहीं कि उसके पास बुक है, एक साइड बुक है तो वो उससे कर रहा है, वो इससे कर रहा है. ठीक है, तो उससे क्या होगा कि थोड़ा सा ये हो जाएगा. इसलिए जब सबके पास बुक आ जाएगा तो फिर आप लोग वो बुक हम स्विच कर लेंगे. ठीक है, ऑल्दो देयर इज़ नॉट सो डिफरेंस इन NCERT एंड योर बुक ओनली. ठीक है, NCERT के बुक में और आपके में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है. आई मीन कंटेंट में ज़्यादा अंतर नहीं है. जो चैप्टर्स जो उसमें है वही चैप्टर्स मिला जुला के इसमें भी हैं. कुछ चैप्टर्स इसमें ज़्यादा है और कुछ नहीं, कुछ चैप्टर्स इसमें ज़्यादा है. ठीक है, देखो NCERT बिलीव्स इन कॉम्पैक्टिंग द थिंग्स. NCERT जो है ना वो कॉम्पैक्ट करने का ज़्यादा वो लोग प्रेरित रहता है कि जितना बढ़ा चढ़ा के उतना नहीं. वो सोचता है कि एकदम एक लाइन में 5 लाइन बोल दें हम और बाकी का 4 लाइन बच्चा खुद निकाल के सोच लेगा. ठीक है, तो ऐसा बच्चा कर पाता है नहीं, क्योंकि उतनी समझदारी उसके हो नहीं पाते ना उस समय तक. ठीक है, खैर एनीवेज आई एम हेयर फॉर दैट पर्पस ओनली. ओके, सो विल गो थ्रू NCERT. हम लोग NCERT से करेंगे. ठीक है, एंड डू नॉट थिंक कि कुछ अलग अलग होगा, नहीं, चैप्टर सेम हम देख लिए अभी. ठीक है, और मिला जुला करके. ठीक है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा है. ठीक है, एक्स्ट्रा क्या है मतलब उसमें जो 4 गो चैप्टर को एगो में क्या है, इसमें 4 गो अलग अलग कर दिया, हो गया चैप्टर बढ़ गया इसमें. और क्या किया, समझ गए कि नहीं? जैसे अगर उसमें देखिएगा तो आपके बुक में रेशियो का अलग चैप्टर है, प्रोपोर्शन का अलग चैप्टर है. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का अलग है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अलग है उस आपके बुक में. ठीक है, इसमें अलग अलग दिया हुआ. तो इतने 3-4 चैप्टर्स हैं जिनको इसमें अलग अलग पूरा का पूरा करके दिया हुआ. वही आप NCERT देखिएगा तो इन चारों को एक चैप्टर में समेट दिया है जिसको कहते हैं कंपेयरिंग क्वांटिटीज. हो गलो, उसमें तो एक्सरसाइज भी ज़्यादा होंगे NCERT में. एक्सरसाइजेज ज़्यादा नहीं होते हैं, वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा बताता है और जो चीज़ों को बोले ना प्रिसाइज रखता है, वो बहुत ज़्यादा एलाबोरेट नहीं करता. ठीक है, वो अपने जैसे एक बहुत बड़ी कहानी है, उस कहानी को की छोटी सी समरी हम पढ़ते हैं. ठीक है, वैसा ही आपको NCERT रहता है. ठीक है, बट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब्ड और गवर्नमेंट के द्वारा जो आपको बुक्स पढ़ने को दिया जाता है दैट इज़ NCERT ओनली. अभी आप 8th में हैं, इसलिए जो आपके स्कूल वाले जो है वो इस तरीके का जो बुक्स वगैरह पब्लिश करवा रहे हैं. जैसे ही 9th में होता है बोर्ड से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, वैसे ही आपको यू विल हैव टू स्विच ऑन टू द NCERT. आपको NCERT में स्विच ऑन करना पड़ेगा. समझे? जैसे ही 9th में जाओगे आपका कोई भी ये साइड बुक वगैरह काम नहीं आएगा, आपको NCERT ही पढ़ना पड़ेगा. अगर आंसर्स पूछा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपको एग्जामिनेशन में तो यू विल देखो फ्रॉम नाउ ऑन आई वांट यू पीपल टू चेंज द वे ऑफ रीडिंग एंड स्टडिंग व्हाट यू हैव डन टिल नाउ.
अभी तक जिस माहौल से या जिस तरीके से आप पढ़ते थे वो चेंज लाने को ही हम क्लास 8 बोलते हैं, समझ गए। यू विल हैव टू कीप अ चेंज, आपको अब बदलना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। यू विल हैव टू कीप द चेंज, को बदलना होगा, इसका कोई उपाय नहीं है समझे। इसीलिए आपको जो है वो एक ग्रेड अप किया गया है, अदरवाइज सेम करना रहता तो 7M नहीं निकाल लेता, इसमें सब पढ़ो, वैसा नहीं होता है। दे वॉन्ट यू पीपल टू लर्न समथिंग न्यू, वो चाहते हैं कि आप कुछ नया सीखें, समझ रहे हो। वो चाहते हैं कि आप कुछ नया सीखें, जिस तरीके से जिस लिहाज से आप पढ़ते आ रहे थे अब तक उस तरीके से काम नहीं आएगा। यू विल हैव टू इम्प्रूव योर सेल्फ डे बाई डे एंड ईयर बाई ईयर। आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि पहले जो हम पढ़ते थे, मेरे पास जितनी चीज़ें होती थी पढ़ने के लिए, उसको पढ़ने के लिए हम क्या क्या करते थे, और अब मेरे पास जो है उसको पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या हम टेक्निक लगा सकते हैं, किस तरीके से इसको समझ सकते हैं, समझे कि नहीं। सो दिस मस्ट बी डन। इसी साल से जो है वो आपको जो है वो मेजर डिविजन्स आपको दिखाई देने शुरू होंगे, ठीक है। मेजर डिविजन्स आपको दिखाई देने शुरू होंगे। जैसे अगर हम सोशल स्टडीज़ की बात करें तो सोशल स्टडीज़ में आपको मेजर डिविजन्स मिलेंगे, लाइक यू विल गो फॉर हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री पार्ट अलग हो जाएगी, ठीक है। ज्योग्राफी पार्ट अलग हो जाएगी, इकोनॉमिक्स पार्ट अलग हो जाएगी। अच्छा, अभी इस बार इकोनॉमिक्स आपका नहीं है, हिस्ट्री, सिविक्स और ज्योग्राफी, ये 3 चीज़ें होंगी। हिस्ट्री के सोशल के 3 पार्ट्स हो जाएंगे, समझ गए। एंड दिस टाइम यू विल फील दीज पार्ट्स। अब तक तो केवल पढ़ लिए, चैप्टर का नाम से जानते थे, अच्छा ठीक है वो वाला भी पढ़ना है, मुगल पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। दिस टाइम यू विल फील कि आपको एक अलग दुनिया में शिफ्ट करना पड़ रहा है। ज्योग्राफी के लिए आपको ज्योग्राफी के दुनिया में आना पड़ रहा है, समझ रहे हो। हिस्ट्री के लिए आपको हिस्ट्री की तरफ आना पड़ रहा है। यू विल हैव टू बी देयर। लगेगा कि ज्योग्राफी अलग सब्जेक्ट है। तो सर हिंदी तो रहेगा ना 7th क्लास, रीडिंग ही वर्क कर जाएगा ना। No, I do not think कि simple giving reading would probably enough. I do not think. You will have to read between the lines. There is a difference between reading the lines and reading between the lines. ठीक है, मतलब आप जो पढ़ते हैं आप उसका एनालिटिकल असेसमेंट भी करेंगे, तो ही जो है वो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। मुझे काफ़ी सारी चीज़ें आई विल ट्राई माई बेस्ट टू accompany you people, but there will be more of the things, ठीक है। साइंस में आप देखिएगा तो साइंस में भी आपको जो है वो अलग अलग डिविजन्स मिल जाएंगे, ठीक है। फिज़िक्स अलग होगा, केमिस्ट्री अलग होगा, बायो अलग होगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आपके बुक में अभी सब सेम दिया हुआ, आपके बुक में अभी सब सेम दिया हुआ। टीचर भी आपको एक ही मिलेगा स्कूल में, एक ही टीचर आपको तीनों पार्ट्स पढ़ा देगा, समझे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। हाँ, ये आपको केवल इंट्रो कराने के लिए, आप देख लीजिएगा ऐसा भी डिवीज़न होता है। आप साइंस माने कल ही साइंस सोचते आ रहे हो, लेकिन ये भी देख लीजिएगा ये होता है, समझे। तो जैसे ही आप ये इस चीज़ से अवगत हो जाते हैं, वैसे ही आपको अगले साल जैसे ही जाओगे क्लास 9 में, तो क्लास 9 में आपका टीचर अलग कर देगा। फिजिक्स अलग टीचर पढ़ाएगा, केमिस्ट्री अलग टीचर पढ़ाएगा और बायो अलग टीचर पढ़ाएगा, तीनों अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। तब आपको पक्का फील हो जाएगा कि अच्छा अलग अलग चीज़ें होती हैं ये। हाँ, सोशल में भी अलग अलग टीचर्स पढ़ाएंगे, हिस्ट्री अलग टीचर पढ़ाएगा, ठीक है, ज्योग्राफी अलग टीचर्स पढ़ाएंगे, सिविक्स अलग टीचर पढ़ाएगा, इकोनॉमिक्स अलग टीचर होगा। एंड इनफैक्ट क्लास 9 में एक और चैप्टर ऐड होगा जिसको हम बोलते हैं DM, ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट। जैसे आप सामाजिक स्थिति को पढ़ रहे हो तो आपको ये सब भी पढ़ने की आवश्यकता है कि अगर समाज में कोई विपातकालीन आपदा आती है तो आप क्या कर पाते हैं, व्हाट विल यू डू। कहीं पे बाढ़ आ गया तो तुम क्या करोगे, समझ रहे हो कि नहीं। कहीं बाढ़ आया, कहीं वोल्केनो आया, कहीं पे मान लीजिए अर्थक्वेक आ गया, समझ रहे हो, तो जनता जो है वो त्राही हो पड़ी है, तुम क्या करोगे, व्हाट विल यू डू। दैट इज़ नोन एज डिजास्टर मैनेजमेंट। कहीं आग लग गया तुम क्या करोगे, बुझे। तो ये 2 चैप्टर ये एक बुक जो है वो ऐड होता है क्लास 9 और 10 दोनों में, डिजास्टर मैनेजमेंट, बुझे कि नहीं। हाँ, सो यू विल हैव टू चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग एंड लर्निंग दिस टाइम। ओके, एज फार एज टुडेज टॉपिक इज कंसर्न, दैट इज मैथमेटिक्स।
ठीक है, एज आई सेड कि आप भारत का कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के देख लीजिए, कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल के देख लो, यू विल हैव टू सी अ क्वेश्चन और मेनी क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 8th मैथमेटिक्स बुक्स कंटेंट्स। मैथ्स के जो कंटेंट्स हैं आपके इस साल के ना, दे आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो। अब तक जो आपने पढ़ा है वो केवल बस पढ़ा है, पता नहीं आप उसको कहाँ यूज करिएगा। हाँ, शायद हम समझते हैं कि आपको अब तक इसलिए पढ़ाया गया है ताकि आप क्लास 8 को अच्छे से समझ सकें। जैसे आपको शुरुआत के क्लासेस में प्लस माइनस ये सब सारी चीज़, ऑपरेटर्स वगैरह पढ़ाया गया, इंटीजर्स ये सब आप पढ़ें। वाई? जस्ट टू टैकल डाउन योर क्लास 8th। शुरुआत से अगर क्लास 8 पढ़ा देता तो तुम क्या ही कर लेते, कुछ नहीं होता तुम लोगों से, समझे? इसलिए आपको जो है वो आपका एक बेस बना रहा था कि आप पढ़िए 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 पढ़िए, फिर जाकर के आपको एडवांस वाला समझ में आएगा। हाँ, ये सब बोल के आपको, मेरा मकसद ये नहीं है कि आपको हम डरा दे बहुत, ठीक है, कि जो है वो बहुत है ये वो, ठीक है तो कोई इशू नहीं, उतना लोड नहीं लेना है, हम हैं अभी, आई एम देयर, सो डोंट मेक अ ह्यूज फस अबाउट दिस वन, ठीक है, आई विल बी देयर, हम हैं एंड ये चीज़ होगा। हाँ, इस हम ज़रूर चाहेंगे कि आप जो भी पढ़ेंगे उसको बहुत ध्यान से पढ़ें, ठीक है, बहुत ध्यान से पढ़ें, बिकॉज दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी पूरी की पूरी दुनिया पलट देगी, ठीक है। या यूँ कहें कि केवल क्लास 8 के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर क्लासेस, आई मीन फ्यूचर में आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो ना, यू विल हैव टू स्टडी दीज थिंग्स वंस मोर, एंड दैट इज़ योर मैथमेटिक्स एंड द सेकेंड वन इज़ योर सोशल स्टडीज़। कोई भी आप जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए। हाँ, आप टेक्निकल एग्जाम के लिए गए हो, जैसे मान लीजिए आप इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, या फिर आप जो है वो मेडिकल के एग्ज़ाम के लिए जा रहे हो, तो फिर आपको सोशल में उतना करने की जरूरत नहीं, आप साइंस में ध्यान दीजिए, समझे। लेकिन उसको छोड़ करके अगर आप कोई भी जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाते हो जिसमें एक पेपर आता है जिसको हम बोलते हैं जीएस का पेपर होता है, ठीक है, जीएस का पेपर, जिसको और फुल फॉर्म में बताएं तो दैट इज जनरल स्टडीज़ का पेपर। तो जनरल स्टडीज़ के पेपर में आपको कोई भी एग्ज़ाम रहेगा, जीएस का पेपर है तो आपको उसमें सोशल स्टडीज़ आपको घुसेड़ना होगा, और उसमें आपको जो है वो, अब हिस्ट्री ले लीजिए तो आपको फिर अलग अलग हिस्ट्री करना पड़ेगा। एंशिएंट हिस्ट्री जो आपने क्लास 6 में पढ़ा, मेडिवल हिस्ट्री जो आपने क्लास 7 में पढ़ा, फिर मॉडर्न हिस्ट्री जो आप क्लास 8 में पढ़ेंगे, समझे। ये चीज़ मुझे क्लास 9-10 में आपका शुरू होता है वर्ल्ड हिस्ट्री, 9-10 में वर्ल्ड हिस्ट्री, दुनिया के बारे में, मतलब भारत के बारे में बहुत जान लिया, दूसरा देश के बारे में जानो, वो लोग को हिस्ट्री कैसी है, उसकी हिस्ट्री कैसी है, कैसे वो लोग पनपा, कैसे क्या किया, दीज थिंग्स, बुझे। खैर, एनीवेज, सो लेट्स स्टार्ट विद द मैथमेटिक्स। जैसे जैसे टाइम आएगा वैसे वैसे हम आपको बाकी के लिए भी हम बताते जाएंगे, ओके। चलिए, तो मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर हम आज शुरू करेंगे जिसका नाम है रैशनल नंबर्स, ठीक है। रैशनल नंबर्स, किसी को मालूम है रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? एनीबडी एल्स? और किसी को रैशनल नंबर? रैशनल नंबर यस, आपको मालूम? P by Q का फॉर्मूला होता है जिसका Q 0 के बराबर नहीं होता है, जिसका Q 0 के बराबर नहीं होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, डू यू नो अ टर्म विच इज नोन एज नेचुरल नंबर? Yes, sir. नेचुरल नंबर, Yes, sir. डू यू नो नेचुरल नंबर? ये सर। नेचुरल नंबर बताइए क्या होता है नेचुरल नंबर? जो 1 से इंफिनिटी नंबर तक ऑल द काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर्स हैं जो 1 से शुरू हो, राइट, यही है ना कि तुम कुछ और पढ़े? यही है सर। यही है, चलिए ठीक, हम ठीक, गलत नहीं पढ़ाते हम। ओके, सो ऑल द काउंटिंग नंबर्स, वो सारे काउंटिंग नंबर्स
जो 1 से शुरू हो, ठीक है। ऑल द काउंटिंग नंबर्स, है ना, ऑल द काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। डू यू नो इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी क्या होता है? अनंत तक जो कभी खत्म ना हो। जी, अनंत तक जो कभी खत्म ना हो, वहाँ जहाँ आप कभी पहुँच ना सके, ठीक है, वहाँ जहाँ आप कभी कभी पहुँच ना सको, दैट इज़ इन्फिनिटी। लाइक अभी हम बोले कि तुम पैदल चल के जाओ सूरज तक, ठीक है, सूरज आपके दोस्त नहीं, वो जो चमक रहा है ऊपर, वो वाला, तो आप चल के नहीं जा पाएंगे। तो वहाँ से तो रॉक, मतलब वो इंफिनिटी कहलाएगा। तो वहाँ कोई भी एरिया जहाँ हमें पहुँच जाता है वही इंफिनिटी कहलाएगा ना। कोई भी एरिया या ऐसी कुछ चीज़ जो आप नहीं कर सकेंगे, जो आप नहीं कर सकोगे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। दैट इज़ इन्फिनिटी। वहाँ तक कोई ख़त्म ही नहीं होगा। अभी हम जैसे किसी को पूछ दें कि बताइए तो व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट इज़ द बिगेस्ट नंबर अकॉर्डिंग टू यू, तो तुम जो भी नंबर बोलोगे उससे एक बढ़ा के हम बोल देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी वहीं पे। समझ रहे हो? तो इसका कोई अंत नहीं है, अनंत चीज़ें हो उसको बोलते हैं हम इन्फिनिटी, जिसका कोई अंत नहीं है। बुझ रहे हो? एनीथिंग विच इज नॉट हैविंग एनी एंड, उसका कोई एंड नहीं है। बुझे कि नहीं? तुम सबसे छोटा नंबर भी पूछेंगे तो वो भी नहीं बता पाओगे। तुम जो नंबर बताओगे उसे एक छोटा हम बता देंगे। समझ रहे हो? कोई भी नंबर अगर हम पूछेंगे, बताइए तुम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ठीक है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो अपने हिसाब से जो नंबर लाइन में जो कॉपी में अभी तक लिखे होगे वो बता दोगे। 10 करोड़ 20 करोड़ 100 करोड़ कुछ सुने होगे, कुछ बोल दोगे, उसे हम केवल एक ठो ऐड कर देंगे। तुम 10 करोड़ बोलोगे, हम 10 करोड़ 1 बोल देंगे। वहीं पे आपकी लिमिट खत्म हो जाती है। तुम्हारा नंबर छोटा हो गया, तुम्हारे हिसाब से बड़ा था लेकिन अब छोटा हो गया। समझे? तो कोई भी, ना केवल आपके लिए, अगर हम भी कुछ बोलेंगे तो तुम एक बढ़ा के बोल सकते हो, तो वहीं पे खत्म हो गया। इट इज़ नॉट हैविंग एनी एंड। सच नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर्स, एंड नेचुरल नंबर्स शुड स्टार्ट फ्रॉम 1 से स्टार्ट होना चाहिए। इफ इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1, देन वी से दैट कि दिस सेट ऑफ नंबर्स इज नोन एज नेचुरल नंबर्स। जैसे 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है। दिस इज सिंबल फॉर इन्फिनिटी, सिंबल होता है इन्फिनिटी का। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। डू यू नो होल नंबर्स? व्हाट इज दैट होल नंबर? The number which start from 0 and end to infinity. द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी तक अगर काउंटिंग नंबर्स हैं तो उसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा, इसको हम कहेंगे होल नंबर, ठीक है। चलिए अब ध्यान से सुनिए, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? Yes, sir. कैन वी से लाइक दैट कि सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हैं? Yes, sir. बोल सकते हैं। अच्छा, क्या ऐसा बोल सकते हैं उल्टा कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हैं? नो, व्हाई? जीरो। Because 0 is not a natural number. होल नंबर में 0 भी होता है जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर के कंटेंट में नहीं आता है, इस वजह से हम उसको होल नंबर कहते हैं। या सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, समझ गए? हाँ, लेकिन सभी के सभी नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स फॉर श्योर। देखो ना, सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, देखो यहाँ से, लेकिन सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, ऐसा नहीं, 0 मिल ही नहीं रहा यहाँ पे, तो ये नहीं बोल सकते। समझ गए? तो ट्रिकी क्वेश्चन इसमें बोलते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, बट ऑल होल नंबर्स Or not a natural number. आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ये जो है वो आप रीज़न डिफाइन कर लीजिएगा। Yes, sir. समझ गए? बुझ गए? Yes, sir. कोई दिक्कत? No, नो sir. सर। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, नंबर 3। एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं इंटीजर। इंटीजर कौन बता सकता है इंटीजर क्या होता है?
माइनस इंक्लूड मतलब माइनस इंक्लूडिंग विद जीरो इंक्लूडिंग विद पॉजिटिव नंबर्स इंटीजर आर इंटीजर्स। ओके, आप बताइए। The negative numbers negative numbers plus positive numbers till infinities are called integers. जी, वो सारे नंबर्स जो नेगेटिव हो, आई मीन माइनस के साइन में जो बच्चा बोल रहा, ठीक है, ऑल द नंबर्स विच आर नेगेटिव, ज़ीरो एंड दी पॉजिटिव नंबर्स, उन सभी नंबर्स को हम कहते हैं इंटीजर्स। उनको हम इंटीजर्स बोलते हैं। कोई भी नंबर उसको हम इंटीजर कहेंगे। हाँ, बट ये ध्यान रखना है कि उसमें नेगेटिव भी है तब भी वो इंटीजर है, पॉजिटिव है तब भी वो इंटीजर है, और जीरो है तब भी वो इंटीजर है। समझ रहे हो कि नहीं? बुझा रहा है? क्या सारे होल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं? Yes, sir. अब बताओ, क्या सारे होल नंबर को इंटीजर बोल सकते हैं? क्यों? नेगेटिव। ध्यान से सुनिए, क्या सभी होल नंबर्स को हम इंटीजर्स बोल सकते हैं? यस सर। सारे होल नंबर इंटीजर हैं? यस सर। ओके। क्या सारे इंटीजर होल नंबर है? नो सर। क्यों? नेगेटिव। नेगेटिव वाले होल नंबर्स में नहीं है। राइट? क्लियर है? बातें क्लियर हो रही हैं? ओके। क्या सारे नेचुरल नंबर को हम इंटीजर बोल सकते हैं? यस हैं? लेकिन क्या सारे इंटीजर्स को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? नो सर। नहीं। समझ रहे हो भाई? सारे इंटीजर को होल नंबर नहीं बोल पा रहे हैं तो नेचुरल नंबर कैसे बोलेंगे? होल नेचुरल नंबर जो कि इसके अंदर आता है, समझ रहे हो? तो हम कह रहे हैं कि सभी इंटीजर को ये नहीं बोल पा रहे हैं, ये कहाँ से बोलेंगे? समझ रहे हो कि नहीं? नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हैं सर। समझ रहे हो? ओके, चलिए, बहुत बेहतरीन। लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन। ओके, नेक्स्ट वन से पहले हमको ये बताइए, जैसे अगर हम बोले -2, इज इट एन इंटीजर? यस सर। इंटीजर है। ओके। 2 बताइए तो ये क्या है? नेचुरल नंबर है कि होल नंबर है कि इंटीजर है? तीनों है। चलिए, बहुत बेहतरीन। लेट अस मूव ऑन टुवर्ड्स अनदर थिंग विच इज नोन एज फ्रैक्शन। एक और टर्म फ्रैक्शन। ये सारी चीज़ें आपको पहले पढ़ाया गया, समझे? फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या होता है? मेरे ख्याल से तुम लोग का भी यही वाला चैप्टर है ना रे? ये वाला है तुम लोग? फ्रैक्शन, हाँ बताइए। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन तुमको कुछ नहीं आता है? फ्रैक्शन, यस। जो P/Q के फॉर्म में हो, तो हम अगर P/Q के फॉर्म में हो जाएंगे तो हम फ्रैक्शन हो जाएंगे। An integer which can be written as in the form of P/Q is known as a fraction. फ्रैक्शन, ओके ओके। लेट मी टेल यू, fraction is actually a set of integers, a set of integers that can be written in the form of P/Q. a set of integers, set of बोले तो आपको 2 इंटीजर्स चाहिए, अकेला नहीं कर पाएंगे, ठीक है? आप सिंपली बोलिएगा कि इंटीजर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म, नहीं ये नहीं है, मेक इट क्लियर, अ सेट ऑफ इंटीजर्स, अ सेट ऑफ इंटीजर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, समझे? दैट इज नोन एज फ्रैक्शन। क्या लिखेंगे? अ सेट ऑफ इंटीजर्स, Which can be written in the form of हाँ, दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q is known as fraction. fraction. P/Q is known as fraction. इसको हम फ्रैक्शन बोलते हैं। क्लियर है? ओके। इसी का थोड़ा सा यहाँ पे आ जाइएगा, विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। अच्छा, P/Q के फॉर्म में अगर हम लिख भी लें, मान लीजिए P/Q के फॉर्म में लिख लें, ठीक है, तो
एक टर्म हमारे पास आता है, जैसा कि अगर हम बोल दें जैसे -1/2, -1/2 बोल, तो क्या ये हमारा फ्रैक्शन है? क्या ये फ्रैक्शन है? वाई? Because both of them are integers. बोथ ऑफ देम आर Integers. इंटीजर्स, हाँ. राइट? ओके, क्या हम इसको 1/2 लिख सकते हैं? ओके, ये भी फ्रैक्शन है, हाँ. राइट? सिंपली 2 लिख दिए तो, हाँ. सिंपली 2 लिख दिए तो यस सर, क्या ये फ्रैक्शन है? यस सर। हाउ, कैसे? नीचे में एक छुपा हुआ रहता है। ओके, नीचे में एक छुपा हुआ रहता है, वेरी गुड। सो 1 कैन बी रिटन ओवर हियर, राइट? ओके, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2/0? नो सर, 2/0 नो सर। विल कंटिन्यू टुमारो, हाँ कल हम लोग करेंगे उसको, रीडिंग मान लेना उसके बाद। 2/0 नो सर, क्या बोल सकते हैं इसको? 2/0, हाँ 0/2, यस सर, हम्म, बोल सकते हैं। हाँ, दोनों ही है. दोनों Both नहीं of है। them are. दोनों नहीं होता। कौन है? 0/2 फ्रैक्शन है। 2 और 0 दोनों तो integers है ना. तो दोनों हुआ ना. Q 0 का इक्वल नहीं होता है। हाँ वो तो rational number है ना. चलिए, लेट मी टेल यू, ये दोनों के दोनों फ्रैक्शन है, बोथ ऑफ देम आर फ्रैक्शंस, दोनों के दोनों फ्रैक्शन है। आप किसी एक को यहाँ नहीं बोल पाएंगे कि यहाँ पे नहीं है, ठीक है? इट इज़ द डिफरेंस, यहीं पर डिफरेंस है। एनी सेट ऑफ इंटीजर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q कैन बी इक्वल्स टू 0, वेयर q मे बी इक्वल्स टू 0, या ऐसा हम सिंबल दे देते हैं, ठीक है? q मस्ट बी ग्रेटर और इक्वल्स टू 0, q शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू 0, या तो 0 हो जाए या 0 से बड़ा. बड़ा भी रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। फ्रैक्शन में यही खास बात होती है, अदरवाइज फ्रैक्शन और रैशनल नंबर का डेफिनेशन देखोगे तो एक ही है, एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, दैट मेक्स इट अ रैशनल नंबर, उसको वो रैशनल नंबर बताता है, समझ गए? तो इसी हिसाब से यहाँ पे हमारा आया रैशनल नंबर, जिसको हम कहेंगे एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, p/q. या यूँ कहिए कि एनी सेट ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है? फिर से यही बोल देते हैं, एनी सेट ऑफ फ्रैक्शन दैट कैन बी रिटन In the form of p/q. But where q is not. that can be written in the form of p/q where it is mandatory that q should not be equals to 0, q should not be equals to 0, this is the main thing, q should not be equals to 0, हाँ। Any set of fraction, we will use fraction there. We can't. तो फ्रैक्शन में इंटीजर्स हुआ ना, तो कुल मिला के आप यहाँ लिख सकते हैं इंटीजर्स, कोई इश्यू नहीं है। Zero भी तो integers है, और integers पे तो zero तो नहीं लिखा. तो आप 0/2 लिखो ना, ये देखो फ्रैक्शन के आई मीन ये दोनों फ्रैक्शन है, ये दोनों फ्रैक्शन है, ठीक है? लेकिन सिर्फ ये वाला रैशनल नंबर है, हाँ. ये वाला, ठीक है? ये फ्रैक्शन दोनों के दोनों फ्रैक्शन है, लेकिन रैशनल नंबर सिर्फ ये वाला है। वाई? बिकॉज इसका p के बारे में कुछ नहीं बोला था, q के बारे में बोला था, तो q 0 नहीं होना चाहिए, चाहे तुम कुछ कर लो, q 0 नहीं होना चाहिए। बोले तो डिनोमिनेटर शुड नॉट फॉल 0, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, न्यूमिनेटर में तुम अपना पापा को बैठा दो ना, हमको क्या, समझ गए? न्यूमिनेटर में आपको जो मन में आ रहा है वो डाल लो, लेकिन डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, बाकी तुम कुछ कर लो, Yes, sir. समझ गए? उनको हम कहते हैं रैशनल नंबर। वही आप फ्रैक्शन देखिएगा तो फ्रैक्शन बोलते आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया, आपको जो माने सो डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, एवरीथिंग इज फ्रैक्शन। जैसे अगर हम एक और नंबर बताएं आपको, जैसे बताइए तो 3/∞, बोलो तो हाँ, fraction. क्या ये फ्रैक्शन है? हाँ. ओके, ∞/3 है कि नहीं? हाँ, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? बुझ गए? हाँ, ये दिस इज द मेजर डिफरेंस। इसीलिए बच्चे जो है ना वो समझ नहीं पाते हैं कभी कभार कि फ्रैक्शन और रैशनल नंबर एक ही चीज़ तो है, फिर फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क ये है q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, बाकी डेफिनेशन से में, समझ गए? पता नहीं क्या इन लोगों को खुजली मिला, हमको कुछ खास इसे जो है वो हमको यूजफुल उतना हमको लगता नहीं है, बुझे? उतना हमको लगता नहीं है, लेकिन क्या करोगे, ज़िंदगी बर्बाद चली पड़ी है तो चली पड़ी। जब भी कोई भी नंबर सिंगल लिखा हुआ रहता है
तो उसके नीचे में 1 बैठाते हैं फ्रैक्शन में, 0 क्यों नहीं बैठाते? 0 हम इसलिए नहीं बैठाते हैं बिकॉज एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाई 0 विल फॉल 0। ठीक है, किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड कर दीजिएगा तो वो 0 हो जाएगा, समझे कि नहीं? एंड 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर इज इन्फिनिटी, ये भी हम नहीं करते हैं। अगर 0/2 लिख रहे हैं तो उसका आंसर इन्फिनिटी आएगा। इन्फिनिटी आएगा, लेकिन 2/0 लिख देते हैं तो वो 0 हो जाएगा। तो हमने तो आपको पहले 2 दिया था ना जी, आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम वो करके दो जिससे मेरा नंबर जो है वो ख़त्म ना हो। तो आप 2/0 कर दीजिएगा तो वो तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और हम आपको 0 थोड़ी दिए थे, वही आप 2/1 करिए तो 2 रहेगा। 2/1 इज 2, 2/1 इज 2, आपका नंबर डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। बुझे कि नहीं? क्लियर है? चलिए इसको छाप लें।